लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन ही, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले में थोड़ा सा फासला होगा। वो क्या है ज़रा देखिए। आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी या मोशन इन 1D, बट पिछले बार में सारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, आपको याद हो तो। और आज हम लोग करने वाले हैं वर्टिकल प्लेन में। किस में करने वाले हैं बच्चों? वर्टिकल प्लेन में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रा इसको ऐसे समझिए, देखिए ज़रा कैसे इसको समझते हैं। ये है ग्राउंड और इस ग्राउंड पर दो गेंद है हमारे पास, दो बॉल्स हैं, टू बॉल्स, बॉल ए और बॉल बी। एक को फेंका गया है मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और एक को फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। दो बॉल्स हैं हमारे पास, एक को फेंका गया है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और दूसरे को फेंका गया है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बोला जा रहा है वी हैव टू फाइंड सेपरेशन बिटवीन बॉल्स आफ्टर 1 सेकेंड। हमें बॉल्स के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करना है 1 सेकंड के बाद। ये सेपरेशन नहीं, वर्टिकल। निश्चित है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी है कम, तो ये ज़्यादा ऊंचा होगा और ये कम होगा, तो वो जो वही सेपरेशन हमें 1 सेकंड के बाद फाइंड आउट करना है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन समझ में आया है सभी को? जल्दी बताओ। चलो ओके ओके ओके। तो देखो, इसको करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो सिंपल जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन के दौरान, और दूसरा है रिलेटिव कंसेप्ट। तो पहले करेंगे मेथड 1 से, फिर करेंगे मेथड 2 का काम। तो देखो ज़रा मेथड 1 से। मेथड 1 पता है आपको कि हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं फॉर ए के लिए SA बराबर UAT माइनस हाफ GT का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बाई ए इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम माइनस हाफ GT स्क्वायर। यस और नो? अरे बताओ। तो UA इनिशियल कितना है? 10 इंटू टाइम कितने पे? 1 सेकंड। 1 माइनस 1/2 G कितना होता है? 10 इंटू 1 का स्क्वायर। जरा बताओ तो कितना आने वाला है? 10 माइनस 5 मतलब कितना? 5। सही है क्या? जरा चेक करो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग? ठीक है, हाँ, ये आ गया 5 मीटर। SA 1 सेकंड के बाद, SA जो है वो 1 सेकंड के बाद कितनी दूरी पर होगा? 5 मीटर की दूरी पर होगा। इसी तरह से अगर आप SB निकालना चाहो 1 सेकंड के बाद ही, तो वो क्या होगा? UBT माइनस हाफ, है ना, GT का स्क्वायर। UBT कितना है वो? 5। अरे बोलो, है ना, 5 इंटू T 1 सेकंड माइनस 1/2 G का वैल्यू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखो तो इस वाले केस में जरा समझिए, तो कितना आ रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? SP बराबर कितना आ गया? 0। अच्छा सर, ठीक है, मान लिया हमने। तो अब अगर 1 सेकंड के बाद मुझसे पूछा जाए इन दोनों के बीच का फासला कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? इन दोनों के बीच का तो क्या बोलोगे? SA माइनस SB, वो कितना होगा? 5 मीटर ही तो होगा। यस सर। अब इसी काम को जो हम लोगों ने अभी किया अपने बेसिक मेथड से, उसको हम लोग करेंगे अब रिलेटिव मेथड से। ज़रा अच्छे से देखना। अच्छा एक बात होता है, ये जो इक्वेशन इन्वॉल्व होता है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि SA माइनस SB, ये तो पूछा जा रहा है। अरे बोलो हाँ भाई, यही तो पूछा जा रहा है। UAT इनिशियल वेलोसिटी, UAT, तो चला चेक करो। अगर मैं बोलूँ UAB इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B, तो इसे क्या लिखते हैं हम लोग? UA माइनस UB। सही है। UA कितना है बच्चों? 10 है क्या? बोलो। और ये क्या होगा? -5 यानी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सही या नहीं? ठीक, इसी तरह से अब भाई ये निकाल लिया। इस तरह से तुम्हें एक्सेलरेशन रिलेटिव निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ A रिस्पेक्ट टू B। बोलो हाँ या ना? भाई ये भी तो निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन यहाँ G है, तो जरा देखो, अगर A की बात करें तो उसके लिए जो G है वो नीचे ही लगेगा, और जो B के लिए बात करें तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे ही लगेगा। तो क्या लिखेंगे? -G, फिर माइनस फार्मूला का
अरे ऐसे चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। यस सर, ये तो जानते हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए चूंकि डाउनवर्ड है तो आप लिखोगे माइनस जी, फिर फॉर्मूला से एक माइनस, और फिर एक्सेलेरेशन ऑफ बी भी माइनस ही जी है। तो देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस जीरो, यानी एक्सेलेरेशन ऑफ रिलेटिव ए बी क्या हो गया, जीरो हो गया। नहीं आया समझ में? क्या ये फील आ रहा है क्या भाई? आपको पता है कि जब ये इक्वेशन हम लोग यूज करते थे तो जनरल इक्वेशन क्या हुआ करता था बच्चों, ये हुआ करता था यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या सिंपली कहो ए टी स्क्वायर। बट इसी को अगर रिलेटिव कंसेप्ट में यूज करना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं। रिलेटिव कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, लिखेंगे एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर माइनस हाफ ए रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में। भाई इसी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें एस ए माइनस एस बी तो निकालना। एस रिलेटिव यहाँ पे क्या होने वाला है, एस रिलेटिव होने वाला है बच्चों एस ए माइनस एस ए बी। एस ए बी, अरे बोलो, ये तो निकालना है तुम्हें, ये तो निकालना है। तो एस ए बी हाँ सर, यू रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर। तो यू रिलेटिव कितना आ गया है, यू ए बी कितना है 5 का स्क्वायर, अरे बोलो हाँ 5 इंटू टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 ए रिलेटिव कितना आया 0, यानी कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 मतलब 0। तो ये आ गया एस ए बी कितना आ गया है बच्चों, जल्दी बता दो 5 मीटर। क्या दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है क्या? तो जरा देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जब भी करते हैं तो जरा देखो ये कैसे फॉर्मेट में बदल जाता है, जरा इसको चेक कीजिए। अगर आप समझ पा रहे हो इसको कि इसमें क्या खेल खेला गया है तो ये बड़ा सिंपल सा खेल है। आप जरा देखो, जैसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि ए रिलेटिव निकालने का, तो ए रिलेटिव जो हम लोगों ने निकाला मतलब एक की तुलना में दूसरे का एक्सेलरेशन ज़्यादा है या कम है। तो हमने देखा कि चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है तो दोनों का नेट एक्सेलरेशन का ए नेट हो गया 0, यानी कि अब ये सिंपली एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ना होकर के ये यूनिफॉर्म मोशन होकर रह गया। सिर्फ सिंपली देखो ना, फॉर्मूला में क्या है v इंटू टी, नहीं आया समझ में? तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया और ये आया 5 मीटर। तो क्या ये समझ में आया आपको कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व आसानी से किया जा सकता था? इसका ये भी एक तरीका होता है, इसे कभी मत भूलना ऐसे फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस को। क्या ये बात डन हो गई है, बोलो हाँ कि ना? चलो ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या कहा जा रहा है, एक ऊंची बिल्डिंग है जो कि 150 मीटर की ऊंचाई की है। कितने की है, 150 मीटर हाई है, ठीक है। चलो अब एक बॉल स्टार्टिंग में इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, उसी वक्त बी बॉल जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जा रहा है। तो आपको यह बताना कि कितने टाइम के बाद ये दोनों मिल जाएंगे, कितने टाइम के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? हमें टाइम करना है फाइंड टी आफ्टर दैट दे विल मीट। दिस इज द क्वेश्चन। हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसके भी दो मेथड होंगे, एक पुराना मेथड जो तुम पहले से जानते रहे हो जिसे हम लोग मेथड 1 बता दें, फंडामेंटल मेथड, और दूसरा रिलेटिव मेथड होगा। तो पहले फंडामेंटल देख लो, वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पहले ए के लिए लिखो, ए के लिए मान लिया जाएगा, और से देखना, मान लिया जाए कि जो ए है वो इतना चला होगा उस टाइम में, और उसी टाइम में बी इतना चला होगा। इतना तो तुम्हें बिल्कुल पता है कि ए और बी दोनों के लिए चलने के लिए जो समय मिला होगा दोनों को बराबर मिला होगा। बात समझ में आ रही है ना? बराबर समय मिला होगा। तो मान लो इतने में जो ए है वो एस ए चला होगा और ये जो बी है वो एस बी चला होगा। तो मैं लिख रहा हूँ एस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा यू ए टी। अच्छा, वेलोसिटी नीचे और जी भी नीचे, तो यहाँ साइन होना चाहिए प्लस का, बोलो हाँ कि ना। और मान लो आफ्टर टाइम टी ये दोनों मीट कर रहे होंगे, तो इसके लिए भी टाइम टी ही होगा और इसके लिए भी टाइम टी ही होगा। सही है। सिमिलरली फॉर एस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यू बी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सही है। माइनस क्यों किया? क्योंकि देखो वेलोसिटी ऊपर है लेकिन जी क्या होगा? नीचे होगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लिया। आपको पता है ये बात, मैंने मोशन में पढ़ा रखा है आपको ये चीज़। बोलो हाँ। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो बच्चों, तो ये हो जाएगा एस ए प्लस एस बी। यस सर, एस ए प्लस एस बी बराबर हो जाएगा यू ए प्लस यू बी इंटू टी। टाइम तो दोनों सेम ही होने वाला है, ये प्लस और माइनस कट जाएगा और गैप हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। यस सर, आते रहना चाहिए। चलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात?
चलो अच्छा एक बात बताओ, एस बी प्लस एस ए इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आने वाला है 150। भाई एस ए और एस बी चलेगा तो 150, तो इसे तो आप 150 लिख रहे हो, 150 बराबर टी बटा डिवाइडेड बाई यू ए प्लस यू बी, 20 प्लस 30 50। टाइम कितना आ गया बच्चों 3 सेकेंड, नहीं आया है ना। ये तो हमारा वो बेसिक मेथड था जिसकी मदद से हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन कर लिया। बट अब एक चीज़ और है, हमारे पास फिर से रिलेटिव मेथड है। तो तुम्हें तो ये पता होगा रिलेटिव में क्या निकालना पड़ेगा, हमें निश्चित है हमें निकालना पड़ेगा क्या, आपसे ये टी पूछा जाए, फाइंड टी आफ्टर दैट दे विल मीट, कितने समय के बाद ये मीट कर जाएंगे। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर है हमारे पास। वो क्या क्लियर है कि सर यहाँ पर फिर से ए रिलेटिव जो निकालेंगे सर वो आएगा 0। बोलो हाँ या ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ, दोनों के लिए जी नीचे ही है ना। तो जैसे ही ए रिलेटिव निकालोगे तो 0 आ जाएगा। तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे टाइम पूछा जा रहा है, हाँ या ना। अच्छा कैसे 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 निकालोगे, तो फिर से क्या, अगर ए रिलेटिव 0 गया तो क्या ये फिर से यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जहाँ पे स्पीड, या ऐसा कर लो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं होता तो कोई भी इक्वेशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के जैसा ट्रीट किया जा सकता है, जैसा पिछले केस में था, जैसा इस केस में भी होगा। बताइए, जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा तो कोई भी इक्वेशन जो है वो नाउ बिकम्स यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है इन दोनों को मिलने के लिए 150। स्पीड मुझे एक बात बताओ, स्पीड तो दोनों का सम ही होगा ना, एडिशन होगा। अगर देखो देखो वेलोसिटी वी रिलेटिव तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके, या किसी को भी एक से जोड़ दो, ऐसे कर लो। जैसे मैं मान लो वी ए बी बोल दूँ, वी ए बी, तो तुम क्या बोलोगे सर वी ए माइनस वी बी। यस सर। अरे बोलो, किसी एक को पॉजिटिव ले लीजिए, मान लीजिए मैं इधर वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो ये तो पॉजिटिव होगा। वी ए कितना है बच्चों, माइनस है, अरे बोलो हाँ, -20 माइनस फॉर्मूले का, और वी बी प्लस 30 कितना आया, ये आया -50। वी ए बी आया -50। लेकिन आप समझो इस चीज़ को कि हमें तो यहाँ पे वी ए बी ना लेकर के इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड क्यों, मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि जरा कॉमन सेंस लगाओ, अगर नहीं लोगे तो जरा देखो यहाँ पे लिखोगे तो -50 इंटू टाइम, यहाँ से टाइम -3 सेकंड आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी निगेटिव नहीं आ सकता। और ऐसे भी जब यह इक्वेशन रिलेटिव आ रहा है तो हमेशा यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए, मैग्नीट्यूड लेना चाहिए बच्चों। क्या लेना चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 50 लेना है, तो टी बराबर जरा चेक करो तो कितना आ रहा है, समझ में आया क्या। फिर से जो मैंने अभी बताया है उसको एक बार फिर से सुन लीजिए। जब भी आप रिलेटिव कंसेप्ट यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाए तो वो जो पूरा का पूरा फॉर्मेट का क्वेश्चन है वो आपके लिए यूनिफॉर्म मोशन के जैसा ट्रीट किया जाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। वहाँ पे एक्सेलरेशन अगर ए रिलेटिव 0 है तो, जैसा कि मैंने इस केस में किया है। इस बात को याद रखेंगे हमेशा। हाँ, अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, तो आपको फॉर्मूला होता एस ए बी इक्वल्स टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी का स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो ये पूरा फॉर्मेट होता, बट चूंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया है तो अब तो ये सीधा यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ से टाइम बराबर क्या होगा, एस ए बी बाई यू ए बी। अरे बात समझ में आ रही है क्या बच्चों, पक्की समझ में बात आ रही, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बता दो। कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। अब इसमें भी बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां बच्चों को हो सकती हैं या होती हैं अक्सर। उसके लिए ये द्वंद्व मैंने बताया था ना, जैसे ये द्वंद्व है, एक द्वंद्व है, एक झगड़ा, एक लड़ाई है जिसमें कौन जीतता है कौन हारता है। हार है तो टीचर और स्टूडेंट दोनों की हार है, कोई एक नहीं जीतेगा। और अगर जीत है तो कोई एक नहीं जीतेगा, दोनों की जीत है। तो प्रयास ये करें कि हम दोनों मिलकर के जीत जाएं। और अगर हम दोनों मिलकर के जीतेंगे तो फ़ायदा सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जैसे समझाऊं वैसे बिल्कुल समझ ले, जैसे मैं समझाऊं वैसे समझ लेना, पहली बात।
दूसरी बात कि कहीं कोई चीज़ नया सा लगे, स्ट्रेंज लगे, तो स्ट्रेंज को अपना बनाने के लिए उस पर टाइम देना होता है। यानी कोई कंसेप्ट अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसको 2 बार 3 बार उसको ज़रूर से समझिए। और अगर आप ये करने में माहिर हो गए तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। आज इसका थियोरी पार्ट करेंगे, अगले क्लास में इसके कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम लोग बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएंगे। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो आ जाओ। तो हम लोगों को सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्विमर रिवर प्रॉब्लम। हम लोग को जो सबसे पहले पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों? स्विमर, अरे बोलो, स्विमर रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें जगह जगह पर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, तो मैं एक एक चीज़ को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अगर आप सुनोगे समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, अगर ये रिवर है तो ज़रा देखो तो ये इसका विड्थ होगा, विड्थ, अरे बोलो, डी जो है वो विड्थ है। चलो अब चूंकि जैसे ही आपने रिवर बनाया है तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस भी ड्रॉ करना होगा। आपको पता है ये बात, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना चाहिए हमें। तो ये वाई एक्सिस ले लो और इधर आप एक्स एक्सिस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे बताइए, ठीक। अब इसके साथ साथ ही आपको 2 चीज़ें और गिवन है यहाँ पर निश्चित है। एक होगा स्विमर रिवर स्विमर, या इसे हम लोग मैन भी कहेंगे, मैन रिवर प्रॉब्लम। तो जनरली आपको यहाँ पे खेलना होगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके साथ खेलना होगा। इसके साथ आपको वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया होगा। जब वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दी जाती है तो ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया, मैन का खेल खेलना होगा और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ रिवर का खेल खेलना होगा। मतलब इन्हीं 3 चीज़ों के साथ इस पूरे प्रॉब्लम में हमको खेलना है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक बात जो आप बिल्कुल इसके लिए जानते हो, क्या जानते हो? दिस इज मे बी रिटर्न एज Vm माइनस VR, यस और नो? अरे बताओ, क्या इसी जगह से बच्चों, क्या इसी जगह से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो तो इसे भी आप याद कर लीजिए। इसे भी याद करने का क्या तरकीब, क्या ट्रिक है, वो भी ज़रा देख लो। देखो इसे बोलो ये सेंट्रल पोर्शन में है, तो सेंट्रल पोर्शन में तो इधर लिखेंगे m, इधर लिखेंगे r, सब प्लस में, इधर लिखेंगे m, इधर लिखेंगे r। इसे इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने इसको इस तरह से याद कर लिया, चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अरे बोलो, ठीक। जो अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इन जनरल दिया जाता है। और निश्चित है नदी इधर की ओर बहेगी, एक्स एक्सिस की तरफ बहेगी, तो इधर होगा, ये ओरिजिन है, इधर होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। कोई दिक्कत? अरे बोलो, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, नदी हमेशा ऐसी ही बहेगी, तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन है जो कि रिवर के द्वारा जज किया जाएगा। इसका तो यही मीनिंग होता है ना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज मेजर्ड बाय रिवर। ठीक, ओके, ये बात भी हम समझ गए सर। अच्छा, एक बात और कि वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर के बीच में एंगल होगा थीटा, और ये जो थीटा है वह एक्स एक्सिस से यानी हॉरिजॉन्टल से ये बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? अरे बोलो हाँ। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर ये बिल्कुल क्लियर है तो ज़रा वेक्टर का मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे वेक्टर नहीं जानते वो प्लीज़ वीडियो जाके देख लीजिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स वाले में वेक्टर का लेक्चर 2nd या 3rd में आपको मिल जाएगा, क्लियर पढ़ लीजिएगा उसको प्लीज़, ठीक है। तो उसमें आपको पता होगा कि जब 2 वेक्टर्स का टेल एंड मैच करता है तो हम लोग क्या करते थे, कुछ इस तरह से, ऐसा और कुछ ऐसा, एक पैरेललोग्राम बना लिया करते थे, याद करो। तो बेटा अगर ये VMR है तो ये भी VMR हुआ करेगा, ठीक है। चलो, और ये अगर VR है तो ये भी VR होगा, बोलो हाँ या ना? अरे बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें, अच्छा बहुत बढ़िया, ज़रा देखिए इसको गौर से देखना, अच्छे से समझना। इसे मिला दो, इसे तुम क्या बोलोगे? ये जो मिलेगा ये तो तुम रिजल्टेंट हो गया। याद है आपको कि ये ऐसे घुमाना चाह रहा तो रिजल्टेंट उल्टा घुमाता है, तो ये तो रिजल्टेंट हो गया, R जो कि रिजल्टेंट है नहीं। अच्छा, पक्की बात। अच्छा,
याद करो, मैं थोड़ा सा तुम्हें याद दिला देता हूँ, अगर तुम्हें याद आया तो। ये वेक्टर ए, एक वेक्टर बी मान लो, ये वेक्टर मान लो आप ए मान लो, ये वेक्टर बी मान लो। तो ये जो था वो रिजल्टेंट हुआ करता था बेटा आर का, और आर बराबर क्या लिखते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे लिखा करते थे, याद करो, है ना। ये पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट करते थे ना आप, याद कीजिए, ऐसे कंप्लीट किया करते थे। तो ये होता था वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक पर के लिए देखो जरा, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा वेक्टर कौन सा, ए प्लस बी, यानी कि वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर वी एम आर। बोलो ना यार, अरे ए और बी, सिमिलरली वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर बी एम आर। नहीं आया, अरे आया क्या? अगर आया है बच्चों, अगर ये चीज़ आई है आपको, तो जरा एक पल के लिए देखो तो सही, क्या वी आर प्लस वी एम आर, वी आर प्लस वी एम आर बराबर क्या है, वी एम है क्या? आहा, ओके, क्या, अरे भाई वी आर प्लस वी एम आर बराबर वी एम है, यानी कि यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है दरअसल वो वेलोसिटी ऑफ मैन है। नहीं आया, पक्की बात है। यानी जो मैंने यहाँ रिजल्टेंट लिखा है, यानी कि यहाँ जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है दरअसल रिजल्टेंट वेक्टर कुछ और नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन है। बोलो हाँ कि ना? क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है? पक्की बात है? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अब अगली बात जरा देखो, अच्छा एक एक चीज़ को समझेंगे। अब इसको जरा, इसी डायग्राम को मैं फिर यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ेगा, हालांकि मुझे कुछ मिटाना भी पड़ेगा, मेरे पास जगह की कमी होने वाली है, मैं जान रहा हूँ, बट चलो जैसे मैनेज कर सकते हैं करेंगे अपन। ये क्या था बच्चों, ये था वी एम आर, हाँ कि ना, बताइए। ठीक है, ये एंगल था थीटा, इधर था वी आर, है ना, इधर वी आर था। अच्छा ठीक, अब जरा एक पल के लिए एक चीज़ को जरा देखो। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ और इसी के बीच में कहीं एक एंगल आया था ऐसा करके कुछ, एक वेक्टर था, है ना, जिसे हम लोगों ने वी एम बोला था, तो एक पल के लिए जरा देखो, जरा समझो, जो वी एम आर है उसका एक कंपोनेंट इधर भी टूटेगा, वी एम आर का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, उसे हम लोग बोलेंगे वी एम आर कॉस थीटा। ठीक, वी एम आर का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, उसे हम लोग बोलेंगे वी एम आर, नहीं आया समझ में, एक टूटेगा वी एम आर कॉस थीटा, एक टूटेगा वी, ठीक, और अच्छा, और वी एम आर कॉस थीटा के डायरेक्शन में ही वी आर भी है, बोलो हाँ कि ना? पक्की बात है। तो अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, गौर से सुन, अगर मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, तो सर वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर, ठीक। तो अगर गौर से देखना, क्या मैं इस वाले फॉर्मेट से वी एम आर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अगर तुम अनुमति दो, अगर तुम्हें वेक्टर अच्छे से पता हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ वी एम आर कॉस थीटा आई प्लस वी एम आर साइन थीटा जे? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिखा जाता है सर। तो इसी तरह से वी एम बराबर क्या होगा बच्चों, वी एम बराबर क्या होगा, वी एम आर प्लस वी आर। तो वी एम आर के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, और सिमिलरली मैं वी आर के जगह पे बच्चों लिख सकता हूँ वी आर आई, सिर्फ क्योंकि वी आर तो सिर्फ एक्स की तरफ ही है, तो उसका तो कोई कंपोनेंट तोड़ना ही नहीं है, सिंपल ये लिख देना है। अच्छे से जानते हैं आप, मैंने एक एक चीज़ समझाया है वेक्टर वाले क्लासेस में। और अगर आप ये, अरे बोलो, अरे बताओ, ठीक है, तो वी आर बराबर वी आर है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बता दीजिए बच्चों, ये वी एम बराबर हमें क्या लिखना चाहिए, वी एम आर प्लस वी आर। तो वी एम आर के जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ वी एम आर कॉस थीटा आई। तो सोचो जरा, चलो मैं पूरा लिखता हूँ, प्लस वी एम आर साइन थीटा जे, अब प्लस ये क्या हो गया, ये पूरा वी एम आर है, बट आपको वी आर भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो वी आर के लिए आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ लिखोगे वी आर आई, हाँ कि ना? ठीक। अब एक पल के लिए मुझे और समझाओ, एक चीज़ मुझे और समझाओ कि क्या यहाँ पर ये पार्ट प्लस ये पार्ट को जोड़ करके एक जगह पे कॉमन ऐसे लिख दें, वी एम बराबर लिख सकते हैं वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई, भाई आई दोनों को एक साथ, अब प्लस वी एम आर साइन थीटा जे। बोलो हाँ कि ना?
इस तरह से हम लोगों ने देखो वेक्टर को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका और क्या हो सकता है, या उसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। वो कैसे भाई याद करो, वी एम का मैग्नीट्यूड कैसे होता है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम आर का स्क्वायर प्लस 2 वी एम आर कॉस थीटा का होल अंडर रूट में, तो उससे वी एम का मैग्नीट्यूड भी निकल जाता। बट हमें यहाँ ये काम नहीं करना। और याद रखना, 2 डायमेंशनल मोशन में कोई भी वेक्टर जो कि 2 डायमेंशनल एक ही साथ 2 डायमेंशन में काम कर रहा हो, तो अच्छा ये रहेगा कि आप उसे सिर्फ x की तरफ कंपोनेंट में ब्रेक कर दें और y की तरफ कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, और इंडिविजुअल सिर्फ x के बारे में फिर इंडिविजुअल y के बारे में ही सोचें। तो इससे क्वेश्चन आपका आसान और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? मैंने यहाँ तक लिखा है, किसी को कोई तकलीफ है, हाँ कि ना? ठीक। अब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि अगर हम इससे सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये तो बेसिक फंडामेंटल वाला काम किया है, इसमें सिर्फ वेक्टर की बात की गई है, कुछ और की चर्चा तो की ही नहीं गई। लेकिन क्वेश्चंस पूछेगा क्या आपसे, क्वेश्चंस पूछता क्या है, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा जरा वो समझिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा टाइम आफ्टर विच स्विमर क्रॉसेस द रिवर। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे पूछेगा, पहला केस क्या पूछ सकता है, टाइम आफ्टर विच स्विमर क्रॉसेस द रिवर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, टाइम आफ्टर विच स्विमर क्रॉसेस द रिवर। अब ये क्या करना होगा, तो एक पल के लिए देखो जरा समझना, सही मायने में रिवर को क्रॉस कौन करेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब मैन करेगा। तो मैन अगर रिवर को क्रॉस कर रहा है तो किसकी वेलोसिटी ली जानी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन की, हाँ कि ना? ठीक, अरे बताओ ना हाँ या ना। तो जरा देखो इसको अच्छे से समझो, ये क्या कहा जा रहा है, इसका मीनिंग आप समझिए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर मैन को ही रिवर क्रॉस करना है, तो मुझे बताओ मैन की वेलोसिटी y, चूंकि y के लॉन्ग है तो रिवर क्रॉस होगा, तो मैन की वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या है, VMR साइन थीटा जे। अच्छा ठीक, तो अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ टाइम आफ्टर विच क्रॉसेस द रिवर, तो मुझे पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। दिस इम्प्लाइज टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यस और नो। तो डिस्टेंस कितना है जो ये क्रॉस करेगा, d। ठीक, और y के डायरेक्शन में इधर vm का कंपोनेंट क्या था, y का कंपोनेंट क्या है, vm का कंपोनेंट y के लॉन्ग क्या है, VMR साइन थीटा। तो ये आएगा VMR साइन थीटा। दिस इज द टाइम, यहाँ से दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्विमर और द मैन टू क्रॉसेस द रिवर। क्या ये बात समझ में आई है, बोलो हाँ कि ना? पक्की बात है। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट। अभी ड्रिफ्ट क्या होता है मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। एक बात बताओ, जब आप कॉमन सेंस लगाना, ये मान लीजिए ये नदी है और ये नदी ऐसे बह रही है और तुम ये स्विमर हो जो इधर से इधर की ओर जा रहे हो, मतलब मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ जा रहा है। तो जब नदी ऐसे, तुम तो ऐसे भी चलोगे, मान लो तुम ऐसे भी चलोगे, तो नदी तो तुम्हें ऐसे जाने देगी स्ट्रेट नहीं, वो तुमको बहाव के साथ ऐसे लेके जाएगी। देखो समझ में आ रहा है क्या, डायग्राम से, इसको डायग्राम से समझिए, ऐसे समझिए। कोई भी चाहेगा तैराक क्यों बिल्कुल ऐसे चले, बट चूंकि वेलोसिटी इधर भी मिलेगी इसको, किसके कारण से, नदी के कारण से, रिवर के कारण से, तो उसके कारण से इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना? ठीक, तो अपना इसका जो बिल्कुल वर्टिस, इसके वर्टिसेस के सामने, इसके बिल्कुल फेस के सामने ये जो एंड था, वहां से ये सरक जाएगा, सरकना ही बोलते हैं ड्रिफ्ट को, वो यहाँ तक, और ये इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलेंगे या कैपिटल D से डिनोट करेंगे, बोलो हाँ कि ना? भाई आप चले थे इधर से, मान लो आप चले थे इधर से इधर के लिए, बट आपकी वेलोसिटी इधर होती चली गई, तो आप एक्चुअल जहां पहुंचना था वहां से ड्रिफ्ट कर गए। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, बोलो हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताओ, ठीक, अब ये जो ड्रिफ्ट हुआ है वह मैन की किस वेलोसिटी के कारण से हुआ होगा, वर्टिकल वेलोसिटी के कारण से या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण से? ऑब्वियस सी बात है
ऑब्वियस सी बात है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैन की कौन सी है बच्चों? ये है वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। बोलो हाँ कि ना। कैसे करेंगे? तो ड्रिफ्ट के लिए क्या जरूरी है? ड्रिफ्ट के लिए क्या जरूरी है? जरा कॉमन सेंस लगाओ। ये अगर नदी है हमारी और ये यहाँ से यहाँ ना जा करके अगर यहाँ पहुँचा होगा तो ये तो ड्रिफ्ट है हमारा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेवार है? निश्चित है कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिम्मेदार है, हाँ या ना? तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? डी, ड्रिफ्ट स्टैंड्स कैपिटल डी। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? डी इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस। वो कितना है? वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, अरे हाँ, एंड टू टाइम वी एम आर साइन थीटा। ये हमारा कैलकुलेशन आ गया ड्रिफ्ट का। अब अगला जो सेक्शन है जो हमें कैलकुलेट करना है वो है क्या? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, दैट शुड बी मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। क्या निकालना है हमें? मिनिमम। थर्ड सेक्शन कौन सा करना है? हाँ, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। और बच्चों आपको एक बात मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये सारे डाटाज आपको दे दिए गए और मिनिमम टाइम बताइए कि रिवर को क्रॉस कर लिया जाए, किसके द्वारा? स्विमर के द्वारा। तो ठीक है, मिनिमम टाइम करने के लिए जरा देखो तो नॉर्मल टाइम क्या था आपके पास? नॉर्मल टाइम कितना था? डी बाई वी एम आर साइन थीटा, है ना? अरे बोलो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन इसको कम, मतलब इस पूरे पार्ट को कम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए। और तुम्हें पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है? 1 पर, और ये होता है जब साइन 90 डिग्री के बराबर। तो थीटा कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जो टी मिनिमम आएगा आपका, टी मिनिमम आएगा वो कितना आ जाएगा? डी बाई वी एम आर। बोलो हाँ कि ना। ये आपको याद रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब इसी में कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट, इसमें हम लोग जानेंगे कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट की। अब कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट क्या होता है ये जरा समझो कि आपने कैलकुलेशन किया मिनिमम टाइम का, उस मिनिमम टाइम में भी आप जब जा रहे थे ऐसे, तो आपने समय को बहुत कम कर लिया है। तो समय को कम कर लिया, मैंने इससे इनकार नहीं किया, बिल्कुल सही है बात, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रिफ्ट आएगा। अब वो कैसे आएगा जरा कॉमन सेंस लगाओ। ये क्या था? ये था वी एम आर, अरे बोलो हाँ। बट अब वी एम आर, चूंकि थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, तो वी एम आर जो होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं आया समझ में भाई? थीटा 90 आया तो वी एम आर ऐसे, बट वी एम आर ऐसे है, वी एम आर ऐसे है, और ये है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपको पता है जो वी एम होता है वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, तो निश्चित है बीच में कहीं जाएगा। बोलो हाँ, ये वी एम होगा। नहीं तो ये फिर भी ये तो ड्रिफ्ट आएगा, ये ड्रिफ्ट आएगा। मिनिमम टाइम के लिए ये डायग्राम है, मिनिमम टाइम के लिए उसको फिर से देखिए जरा इसको। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये वाला वी एम आर है। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है इस केस में। उसके बावजूद भी वी एम क्या है? इनका रिजल्टेंट है, तो निश्चित है इन दोनों वेक्टर के बीच में कहीं आएगा, उसके कारण से ड्रिफ्ट पैदा अभी भी हो रहा है। नहीं आया समझ में? अरे बोलो। तो नॉर्मल जो बच्चों ड्रिफ्ट होता है, जो नॉर्मल ड्रिफ्ट होता है वो कितना होता है? वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू डी बाई वी एम आर साइन थीटा। अरे बोलो हाँ। बोलते रहना, कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो अब जरा देखो कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट, नॉर्मल ड्रिफ्ट तो ये है, बट कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट तो अगर मैं बोलूँ कॉरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? थीटा कितना होना चाहिए बच्चों? 90 डिग्री। बोलो हाँ। तो ये 90 कॉस 90 जीरो, यानी पूरा जीरो हो गया। हाँ सही है सर। और तो ये बचा यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ वी आर एंड टू यहाँ क्या बचा? डी। अब भाई साइन 90 की वैल्यू 1 बाई वी एम आर। नहीं आया समझ में? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप मिनिमम टाइम निकालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ड्रिफ्ट निकालना चाहो तो आएगा वी आर इंटू डी बाई वी एम आर। बोलो हाँ कि ना। क्या ये बात समझ में सबको आई है? पक्की बात है? चलो ठीक। तो अब हम लोग करेंगे इसका अगला सेक्शन जो कि लास्ट सेक्शन होगा, और इसके बाद इसकी थ्योरी अंत हो जाती है, वो करेंगे फोर्थ सेक्शन। स्टार्ट करें। अब फोर्थ सेक्शन देखिए, क्रॉसिंग द रिवर
रिवर विदाउट ड्रिफ्ट, विदाउट ड्रिफ्ट या कई बार इसे मिनिमम ड्रिफ्ट भी बोला जाता है। मैं विदाउट ड्रिफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक ऐसा कंडीशन निकालना चाह रहे हैं जिसमें जो ड्रिफ्ट है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? ड्रिफ्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो नॉर्मल जो ड्रिफ्ट है, ज़रा देखना, पहले इसको समझ लो, पहले ड्रिफ्ट को देख लो कि नॉर्मल जो ड्रिफ्ट है हमारा उसका वैल्यू ये होता है, ये वाला पार्ट, और ये हम लोग लिखते हैं VMR cos थीटा प्लस VR इंटू डी बाई VMR साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? ठीक ठीक। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम लोग रिवर को क्रॉस तो करना चाह रहे हैं बट उसमें ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा सा पहले ना इसको ग्राफिकल समझो, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ। पहले ग्राफिकल देखो जरा। तो ग्राफिकल क्या है जरा वो समझिए। कॉमन सेंस लगाइए कि आप ही स्विमर हो और आप नदी को क्रॉस करना चाह रहे हो। तो क्रॉस करने का मतलब कि आप इधर से चलोगे, इधर से तैर रहे हो आप, है ना, ऐसे तैरोगे और यहीं पहुँचना चाहोगे। तो तुम्हें कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर तुम यहाँ से बिल्कुल सीधे चलोगे तो क्या सीधे यहाँ पहुँचोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि नदी का जो बहाव है वो तुम्हें यहाँ न ले जा करके कहीं यहाँ छोड़ देगा। नहीं आया समझ में? और तुम्हारा जो ट्रैजेक्टरी है, जो तुम्हारा पाथ है वो यहाँ हो जाएगा। तो तुम क्या चाहोगे कि सर मैं ऐसे चलूँ? नहीं, तुम दिमाग लगाओगे। तुम क्या सोचोगे? सर ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे। और जब तुम ऐसे चलना चाहोगे तो नदी की जो बहाव है तुम्हें यहाँ पहुँचा देगी। बोलो हाँ या ना? तो उस केस में कॉमन सेंस कहता है कि हमारा जो थीटा होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। यस और नो? दैट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना? तो ये इसी वाला, ये जो अभी मैंने थ्योरेटिकल समझाया, अभी दरअसल यहाँ के कैलकुलेशन से भी आएगा। मुझे ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। देखो जरा वो कैसे आता है। ये समझ में सबको आया ना बढ़िया से? चलो ठीक है। तो अभी जरा देखिए, इसी ड्रिफ्ट को बच्चों मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा? विदाउट ड्रिफ्ट मतलब क्या होना चाहिए? डी क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए। तो ये पूरा जीरो कर दो। तो आप क्या लिखोगे? VMR cos थीटा प्लस VR इंटू डी बाई VMR साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अरे बोलिए ठीक। अच्छा अब जरा देखो, ये जो पार्ट आया है इसमें इस वाले को तो तुम जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जीरो होगा तो तुम्हारा बेसिक ओरिएंटेशन क्या रहेगा इक्वेशंस के। बट इसको जरा देखो, तो क्या इसे जीरो कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। और जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स जीरो। तो हमें क्या करना है? इसे जीरो करना है। तो VMR cos थीटा प्लस VR इक्वल टू जीरो। यस सर, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस VR बाई VMR। यहाँ से जरा गौर से देखिए, यहाँ से जो cos थीटा है वह लेस देन जीरो आया है। मतलब इसे क्या बोले? cos थीटा, और कुछ नहीं बोलो तो ये बोल दो नेगेटिव आया है। अरे बोलो हाँ, cos थीटा। अच्छा बेसिक मैथमेटिक्स याद करो। अगर तुम्हें याद हो तो cos थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और यही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि जो रिवर है, जो स्विमर है, उसको इधर जाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के तैरना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल यहाँ पे आ सके। बोलो हाँ कि ना? पक्की बात आई समझ में? पक्की बात समझ में आई? तो ड्रिफ्ट को जीरो होने के लिए किसी भी स्विमर को हॉरिजॉन्टल से इस एंगल से क्या करना पड़ेगा? स्विम करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। वो cos थीटा बराबर कितना है बच्चों? माइनस VR बाई VMR। बोलो हाँ कि ना? कि जो मॉड ऑफ cos थीटा, गौर से समझिए, cos थीटा का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ऑब्वियसली बात है, साइन थीटा का भी यही होता है। अरे भाई साइन थीटा का भी होता है। तो cos थीटा का मॉड मतलब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? VR बाई VMR दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। और दिस इम्प्लाइज VR इज लेस देन इक्वल टू VMR। यह वह कंडीशन है, गौर से सुनो, यह वह कंडीशन है जिसके लिए कोई भी जो स्विमर है वह मिनिमम ड्रिफ्ट यानी जीरो ड्रिफ्ट के साथ रिवर को क्रॉस करने के लिए कंडीशन आपको मिला है। ये कंडीशन कहता है कि अगर आप चाहते हो कि ड्रिफ्ट जीरो हो तो वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है वो लेस देन या एटलीस्ट मैक्सिमम वैल्यू पर इक्वल होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर के। बात समझ में आई क्या?
अगर आप चाहते हो कि ड्रिफ्ट जीरो हो, अगर आप चाहते हो कि ड्रिफ्ट जीरो हो, उसके लिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बताइए कि क्या इसमें ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप पहले इसको चेक कर लो कि क्या वी आर जो है वो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर से छोटा है। अगर हाँ है तो हो सकता है, बट अगर वी आर बड़ा हो गया तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। चलिए देखिए जरा, अब बात करेंगे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग टाइम की। किसकी बात करेंगे बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग टाइम की। चलो तो हम फिर से वही बात करेंगे, हमें कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकालना है, मतलब वो जो जिसके लिए हम लोग ड्रिफ्ट को जीरो कर रहे थे उसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग टाइम चाहिए। उसके लिए अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो कुछ डायग्राम ऐसा था, ये था VMR। बोलो हाँ, अरे बताओ, ये था VMR। ठीक ठीक ठीक, इसी हिसाब से ओके, इसके पैरेलल मैंने VMR बनाया इधर, ठीक ओके। अब ये देखो जरा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे देखते रहा ना। ये क्या था बच्चों? ये क्या था? VR। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है? ये क्या है? VMR। ये क्या होगा भाई? VR है तो ये भी VR होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम ये था जो कि एंगल बना रहा था कितना? ये पूरा था थीटा। इसको मान लो मैं बोल रहा हूँ फाई, बोल सकते हैं ना यार फाई, बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ये फाई है। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ना ऐसा? ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आप जानते हो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है D/VMR। अभी देखना जरा, इसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। तो ये कर लिया हम लोगों ने। अब ये VMR, ये VR, ये VR, ये VMR, ये क्या होगा? ये तो रिजल्टेंट का काम कर रहा है, देखो ना। और ये होगा फिर से VM, ये तो होगा फिर से VM। अरे बोलो हाँ। ये क्या होगा? ये होगा सिंपली VM, ये है VR, ये है VMR, ये है VM। ठीक। नॉर्मली इन जनरल अगर इस वाले केस में बात करें कॉरस्पॉन्डिंग टाइम की, इस वाले में बात करें कॉरस्पॉन्डिंग टाइम की, तो वो कितना होगा? D/, अरे भाई वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पर तो सिर्फ इंडिविजुअल, भाई इससे पहले वाले में तुम यही तो लेते थे हर बार, वर्टिकल, बट इस वाले में तो ये VM खुद ही इस डायरेक्शन में आ गया VM। और ये जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T, ये जो होगा वो होगा D/, VMR cos फाई। इस केस में जो VM है हमारा वो होगा VMR cos फाई। इसको ऐसे समझिए कि इस बार जो रिजल्टेंट है यानी कि जो VM है वह है y एक्सिस के अलॉन्ग, और ये VM है किसके बराबर? तो वो VMR के कंपोनेंट के बराबर है। वो कितना है? VMR cos फाई के बराबर। बोलो हाँ कि ना। और तुम्हें पता है, हम जानते हैं कि सर cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना। ठीक, तो क्या यहाँ पर cos फाई के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर फाई? cos फाई के जगह पे लिख सकता हूँ। अच्छा, cos फाई, अब sin फाई जरा चेक करो इस वाले ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है? ये जो कि VR है। अरे देखो मैं लिख रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल में sin फाई परपेंडिकुलर, ये कितना है? VR ही तो है, VR। अब बाई हाइपोटेन्यूज कौन है? VMR। सही है, पुट कीजिए तो T बराबर हो जाएगा D/VMR √1 - sin स्क्वायर फाई। तो 1 - VR स्क्वायर बाई VMR स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। सॉल्व करो। मैं कहाँ सॉल्व कर दूँ? ऊपर कर दूँ? नीचे दिख नहीं रहा होगा अब ज़्यादा तुम लोगों को, है ना। मैं ऊपर सॉल्व कर दूँ, इधर कर दूँ, इधर सॉल्व कर दूँ? ठीक है, चलो देख लो, आ जाओ। देखिए अब इसी वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए तो ये आएगा T बराबर आ जाएगा D/VMR अंडर रूट में सॉल्व करो तो आ जाएगा VMR स्क्वायर - VR स्क्वायर।
वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर बाई वी एम आर का स्क्वायर अंडर रूट होल। ये बाहर निकलेगा तो वी एम आर से वी एम आर कट गया और तुम्हारा जो दिस इम्प्लाइज टाइम आया है, अरे बोलो, कटेगा ना, तो ये आ जाएगा डी बाई वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अंडर रूट में, और ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा करस्पॉन्डिंग किसके करस्पॉन्डिंग, जब ड्रिफ्ट कितना होगा बच्चों, 0 होगा, उस केस में नदी को क्रॉस करने के लिए, उस केस में नदी को क्रॉस करने के लिए चाहे तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए, चाहे तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई है या कोई डाउट है तो बता दो, है ना। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ, एक बार फिर से उसको दोहरा देता हूँ, देख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमें इस पर ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, हम ऐसा कुछ करें। तो ड्रिफ्ट जब नहीं चाहिए तो हमें पता था ड्रिफ्ट तो ये होता है, ड्रिफ्ट तो ये होता है, बट हम चाह रहे थे कि हमें ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, तो डी बराबर 0 करके कंडीशन निकाला। तो जब हमने कंडीशन निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस वी आर बाई वी एम आर, जो कि माइनस आया, और माइनस बताता है कि वह निश्चित है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के अगर रिवर इस तरह से स्विमर ट्रैवल करेगा तो वो सही मायने में अपने इस वर्टिकली फेस के बिल्कुल सामने यहाँ पहुँच पाएगा। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, जो कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो निश्चित है लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने ये वाली रख दी, ये वाली रख दी, और वहाँ से हम लोगों ने कंडीशन निकाल लिया कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो छोटा होना चाहिए किससे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू रिवर से, वो एक कंडीशन भी याद रखना है हमें। अब उसके बाद ये जो जब ड्रिफ्ट 0 था उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या होना चाहिए हम लोगों ने वो निकाल लिया, और वो टाइम हमारा ये निकल के आया, और ये फाइनल फॉर्मेट उसका ये है। ये पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा, जो आज हम लोगों ने मोशन इन 2 डायमेंशन में किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा बच्चों कि प्लीज़ कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी जिसका जितना स्ट्रॉन्ग, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स में कभी क्वेश्चन बनाने पे जोर मत दो। जो बच्चे ये क्वेश्चन बनाने पे जोर देते हैं हमेशा से बेवकूफ़ी करते हैं। क्वेश्चंस बनाने पे नहीं, थ्योरी को समझने पे जोर दीजिए। थ्योरी जितना स्ट्रांग होगा क्वेश्चंस उतने ज़्यादा स्ट्रांगली बनेंगे आपसे। बार बार कह रहा हूँ, मंत्र यही है, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और बार बार। और अगर आप थ्योरी बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं तो न्यूमेरिकली आपको सब कुछ सॉल्व होगा आसानी से। थ्योरी पे ध्यान देना। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे करेंगे।